सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी लूसेंट में हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लूसेंट में एंसेंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, उन क्लासेस को अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, उन क्लासेस को आप अवश्य देख लें। अब हम जो चल रहे हैं, आज हमारी लेक्चर नंबर 4 है, यानी क्लास नंबर 4 है। आज जो हम पढ़ेंगे वो विदेश यात्री पढ़ेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी प्राचीन इतिहास। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, इसकी पार्ट नंबर 3 क्लास है, यानी कि पार्ट 2 पहले क्लास हम कंप्लीट करा चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो आपने नहीं देखी उन क्लासेस को आप अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं मैं आपको बता दूं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग वेद पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वेद पढ़ चुके हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले क्या जाना था? हमने जाना था धार्मिक ग्रंथों के बारे में जाना था। धार्मिक ग्रंथों में क्या जाने थे? हमने वेद जाने थे, पुराण जाने थे, उपनिषद जाने थे और आदि चीजें के बारे में जाना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों? उसके बाद हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों? उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? उसके बाद हम विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद अन्य यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस तरह से जो प्राचीन भारत के इतिहास के साक्ष्य को जुटाने का वो था, वो कंप्लीट हो जाएगा और अंत में हम पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो होगा हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सब क्रम में पढ़ते जा रहे हैं। आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आप उसको क्लासेस को नीचे देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या है दोस्तों? वो विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। क्या दोस्तों? रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे, हमने क्या जाना था? हमने विदेशी यात्रियों को 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। एक बांट रखा है यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। भारत में कितने प्रकार के लेखक आए? लगभग 4 प्रकार के लेखक आए विदेश से। ठीक है दोस्तों, एक बांट रखे हमने यूनान से जो आए, रोमन ग्रीक साम्राज्य से जो आए उन लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक हमने बांट रखे चीन से जो लेखक आए थे, यानी चीनी लेखक जो थे उनके बारे में बांट रखा है। एक जो आए थे अरबी लेखक जो आए थे, यानी अरब से जो आए थे उनके बारे में बांट रखा है। एक जो आए थे एक अन्य लेखक जो है, जो मतलब किसी भी उसमें नहीं आते, उनके बारे में बांट रखा है। देखिए दोस्तों, यूनान को हमने क्यों बांट रखा है? सबसे पहले भारत पे आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने। किसने किया था? यवनों ने किया था। यवनों ने यानी यूनानियों ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या था? चीनी यात्री आए। चीनी यात्री आए। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री में कौन सा आएगा? हिंसांग आएंगे, फाइजान आएंगे, आदि जो है वो चीनी यात्री में आएंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अरबी यात्री कैसे है? अरबी यात्री जब 720 एडी में, जब 720 एडी में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ तो उसके बाद मुसलमानों को भारत पर प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, गजनबी के साथ लेखक आए, गौरी के साथ लेखक आए, तो ऐसे बहुत सारे अरबी लेखक आए। ठीक है दोस्तों, और अन्य लेखक जो किसी के साथ मिल नहीं करते उनको हमने डाल दिया अन्य लेखक में। ठीक है दोस्तों, तो हम कितने पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक, एक पढ़ेंगे चीनी लेखक, एक पढ़ेंगे अरबी लेखक और पढ़ेंगे अन्य लेखक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। किन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? हम पढ़ते हैं यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। देखिए दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कुछ प्रमुख लेखकों के बारे में। यूनानी जो लेखक थे उनमें कुछ प्रमुख लेखक है, जैसे टेशियस। कौन है दोस्तों? टेशियस। और एक है हेरोडोटस। कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। एक है मेगास्थनीज और एक है डायमेसस। ये कितने 4 लेखक हैं जो कि यूनानी रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण लेखक है अपने लिए। ठीक है दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इन चारों लेखकों को अति महत्वपूर्ण से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखे जैसे कि टेशियस, टेशियस के बारे में पढ़ते हैं। टेशियस क्या है दोस्तों? टेशियस एक ईरान का राजवेद था। कौन था दोस्तों? टेशियस एक ईरान का राजवेद था। ठीक है दोस्तों, टेशियस एक क्या था? टेशियस एक ईरान का राज्यवेद था। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आप याद रखेंगे। टेशियस के भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है। देखिए, टेशियस ने जो लिखा है ना वो आश्चर्यजनक, यानी कि इसने भारत के बारे में बहुत कुछ अलग लिखा है जो इसको मानना असंभव है। ठीक है दोस्तों, तो उसने एक ऐसी चीज लिखी है, ऐसी चीजें लिखी हैं जिनको मानना असंभव, यानी कि उसका लिखना जो होता है वो क्या माना जाता है? अविश्वसनीय माना जाता है। टेशियस ने जो लिखा है उसने ऐसी आश्चर्यजनक कहानियों के बारे में लिखा है भारत के बारे में, तो उनको अविश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इनका
परिवार नहीं है तो इनको अविश्वसनीय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो टेशियस आपके लिए बस इतना याद रखना है, टेशियस एक ईरान का राज्यवेत्ता था। क्या था दोस्तों, टेशियस एक ईरान का राज्यवेत्ता। इसकी पुस्तक हमको नहीं याद रखनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था दोस्तों, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसने इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया था, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इतिहास का पिता कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि हेरोडोटस कौन था जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पुस्तक क्या लिखी दोस्तों, इसने पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। क्या लिखी दोस्तों, हिस्टोरिका पुस्तक लिखी हेरोडोटस ने। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे सामने है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे दोस्तों, मेगास्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये जब किसी का राजदूत होगा तो किसी के दरबार में तो आएगा। ये किसके दरबार में आया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी दोस्तों, इसने पुस्तक लिखी इंडिका। क्या लिखी दोस्तों, इंडिका लिखी। आप देखिए जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो इसने पुस्तक में क्या लिखा होगा, आप बताइए दोस्तों। इसने पुस्तक में लिखा मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी। इसकी पुस्तक से क्या मिलती है, इसकी पुस्तक से हमको मिलती है मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी। तो आपको समझ में आया मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये किसके दरबार में आया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, इसने इंडिका पुस्तक लिखी। और इसकी पुस्तक में क्या मिलता है, मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है दोस्तों, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताएंगे इसने इंडिका पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, इसने इंडिका पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डायमेकस। डायमेकस, डायमेकस कौन है दोस्तों, डायमेकस सीरिया नरेश अंत्योकोशिया का राजदूत है। क्या है दोस्तों, सीरिया नरेश अंत्यकोशिया का राजदूत है। किसी का राजदूत है तो किसी के दरबार में तो आएगा दोस्तों। ये किसके दरबार में आया, डायमेकस आया बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया दोस्तों, डायमेकस आया बिंदुसार के दरबार में। तो आप इसके बारे में बस इतना याद रखेंगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। डायमेकस किसके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट डायनेसिस। डायनेसिस कौन है दोस्तों, तो टॉलमी फिल्डेफल्स का राजदूत है। अब ये राजदूत है तो किसी के दरबार में तो आएगा। ये किसके दरबार में आया, इस सम्राट अशोक के दरबार में आया। किसके दरबार में आया, इस सम्राट अशोक के दरबार में आया। डायनेसिस किसके दरबार में आया, डायनेसिस किसके दरबार में आया, डायनेसिस बिंदुसार के दरबार में आया। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। और किसके दरबार में आया, ये दोस्तों सम्राट अशोक के दरबार में आया। तो आप इतना याद रखेंगे। इन तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायनेसिस किसके दरबार में आया, अशोक के दरबार में आया। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया दोस्तों, बताइए। मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डायमेकस किसके दरबार में आया दोस्तों, डायमेकस आया बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों टॉलमी। टॉलमी कौन है दोस्तों, टॉलमी एक दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। टॉलमी ने क्या लिखी, इसके बारे में इंपोर्टेंट नोट करेंगे। टॉलमी ने क्या लिखी दोस्तों, टॉलमी ने एक भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कब आए, दूसरी शताब्दी में। कब आया दोस्तों, दूसरी शताब्दी में भारत आया तो इसने क्या लिखी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। बस आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्लिनी। प्लिनी ने क्या लिखा दोस्तों, प्लिनी कौन है, प्लिनी एक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने कौन सी लिखी, नेचुरल हिस्ट्री। किसके नाम से लिखी दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री के नाम से प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी। तो आप इसके बारे में भी ये याद रखेंगे। और इसका ने क्या लिखा दोस्तों, इसने भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी। किसकी जानकारी दी, भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी। देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पहली बार किसी ने भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो उनकी जानकारी दी थी। तो आप इसकी पुस्तक को इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, प्लिनी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, प्लिनी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, इंडिका पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, इंडिका पुस्तक है। तो आप इन पुस्तकों के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रोमन, यूनान, ग्रीक लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं चीनी लेखकों के बारे में। किन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चीनी लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रमुख लेखक कौन कौन है, प्रमुख लेखक है फाइयान है, संग युआंग है और हिंसुआंग है। कौन कौन है दोस्तों,
फाइयान है, सुंगयान ने और हिनसुआंग है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फाइयान के बारे में। फाइयान के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं, ये जो चीनी जितने भी लेखक थे चीनी, वो सब भारत क्यों आए थे? वो सब भारत बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आएंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी चीनी लेखक होंगे लगभग वो सब बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। भारत, देखिए फाइयान आया सबसे पहले, फाइयान आया। देखिए दोस्तों, पहला चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर आया, तो आप नोट करेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहला चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर आया था वो कौन था, तो आप बताएंगे फाइयान था। कौन था दोस्तों? फाइयान था। ये किससे संबंधित था? तो ये में राज कर रहा था, तो कौन राज कर रहा था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन राज कर रहा था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय राज कर रहे थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम विक्रमादित्य था। क्या दोस्तों जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ये किसके समकालीन आए? ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन आया। ठीक है दोस्तों, फाइयान। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इसने लिखी फुयुजी। कौन सी पुस्तक लिखी? फुयुजी लिखी, जिसमें इसने क्या लिखा? जिसमें इसने बुद्ध राज्यों का अभिलेख लिखा। क्या लिखा दोस्तों? जिसमें इसने बुद्ध राज्यों का अभिलेख लिखा। ठीक है दोस्तों, और इससे जानकारी किसकी मिलेगी? ये आया किसके दरबार में था? ये आया गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। तो इससे जानकारी भी किसकी मिलेगी? गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। किसकी जानकारी मिलेगी दोस्तों? गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुंगयुन। कौन है दोस्तों? सुंगयुन। ये कौन है दोस्तों? ये कब आया? ये लगे 518 ईस्वी में भारत आया। कब आया दोस्तों? 518 ईस्वी में भारत आया। इसमें अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये भारत में कितने वर्ष रहा? ये भारत में 30 वर्ष रहा, जिसने इसमें 30 वर्षों में बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी वो एकत्रित की थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया चीनी लेखक, लगभग जो चीनी लेखक थे वो भारत क्यों आए थे? वो भारत बुद्ध के विषय में जानने के लिए भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हिनसुआंग। हिनसुआंग कौन है? हिनसुआंग को क्या कहा जाता है? ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे हिनसुआंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिनसुआंग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसने यात्रा अपनी कब से प्रारंभ की? 629 एडी से 645 एडी तक। ठीक है दोस्तों, किसके शासन काल में आया? ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया। किसके शासन काल में आया? ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी भारत यात्रा 15 वर्ष तक की। ये भारत में कब तक रहा? 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसने पुस्तक कौन सी लिखी? इसकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। इसने पुस्तक लिखी सीयू की। कौन सी लिखी? सीयू की इसने पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको क्या मिलेगा? जब ये हर्षवर्धन के दरबार में आया तो क्या मिलेगी? हर्षकालीन व्यवस्था मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसने 138 देशों का विवरण किया। दोस्तों इसकी जो पुस्तक है सीयू की, इसने अपनी पुस्तक में लगभग 138 देशों का विवरण किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद नहीं रखेंगे, ये इंपोर्टेंट नहीं है। आप इसके विषय में इतना याद रखेंगे, इसकी पुस्तक कौन सी है? सीयू की। ये किसके समकालीन आया? हर्षवर्धन के समकालीन आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विशेष। विशेष क्या है दोस्तों? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। दोस्तों इसने क्या किया? जब ये 15 वर्ष तक भारत में रहा तो इसने नालंदा जो विश्वविद्यालय थी वहां पे अध्ययन किया और अध्यापक का कार्य किया। अध्यापक का कार्य किया। जब ये अध्ययन करता था तो इसके अध्यापक कौन थे? इसके अध्यापक थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे दोस्तों? आचार्य शीलभद्र। तो आपसे एग्जाम में हिनसुआंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे हिनसुआंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? हिनसुआंग को कहा जाता है। इसने किसके शासन काल में अपनी भारत यात्रा की? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आया। कितने वर्ष के लिए भारत आया? 15 वर्ष के लिए भारत आया। ठीक है दोस्तों, इसने पुस्तक कौन सी लिखी? इसने पुस्तक लिखी सीयू की, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसने अध्ययन कहाँ किया? इसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। जब इसने अध्ययन किया तो इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे दोस्तों? आचार्य शीलभद्र। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में क्या जानना है दोस्तों? इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, एक चीनी यात्री और अनुवादक था। ठीक है दोस्तों, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है? इससे हमको समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला और विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इत्सिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्रम में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इत्सिंग कौन था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, एक चीनी यात्री था और अनुवादक था। ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी किसकी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है समकालीन भारत। दोस्तों तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट देख लेते हैं अरबी लेखकों के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने यूनानी ग्रीक लेखकों के बारे में पढ़ लिया, चीनी लेखकों के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों अरबी लेखकों के बारे में। देखिए दोस्तों अरबी लेखकों में महत्वपूर्ण कौन है, महत्वपूर्ण अल-बरूनी है और इब्न बतूता है। कौन है दोस्तों, अल-बरूनी है और इब्न बतूता है। अरबी लेखकों के हमारे पास यही दो महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अल-बरूनी के बारे में जान लेते हैं। अल-बरूनी कौन था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था। कौन था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था। पुस्तक कौन सी लिखी है दोस्तों, इसने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। कौन सी लिखी है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद जिसको कहा जाता है, या भारत की खोज जिसको कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे अल-बरूनी की। किसकी पुस्तक है दोस्तों, अल-बरूनी की। इसका दूसरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है, ये भी अल-बरूनी की पुस्तक है। किसने लिखी है, अल-बरूनी ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी भाषा कौन सी थी, इसने भाषा किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था दोस्तों, अरबी भाषा में लिखा था। इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है हमको, इससे जानकारी प्राप्त होती है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान आदि की। किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें और क्या मिलता है, इसमें राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये जब महमूद गजनवी भारत आया था तो भारत पे किसका राज था, तो भारत पे राजपूतों का राज था। ठीक है दोस्तों, तो अल-बरूनी के बारे में आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चल लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास इब्न बतूता। किसके बारे में जान लेते हैं, इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता कौन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी। कौन था दोस्तों, ये किसके समकालीन आया, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन आया और ये कौन था, मोरक्को का यात्री था। कौन था दोस्तों, मोरक्को का यात्री था, जो किसके समकालीन आया, एमबीटी के समकालीन आया। एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन आया। ठीक है दोस्तों, इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसने पुस्तक लिखी है रहेला। कौन सी लिखी है, रहेला पुस्तक लिखी है। किस भाषा में लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको जानकारी क्या मिलती है, 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों की दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। जब ये एमबीटी के समकालीन आया है तो किस चीज की जानकारी मिलेगी, दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 14वीं सदी की। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट विशेष क्या है इसमें दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जब ये काजी इब्न बतूता भारत आया तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया और इसने मोहम्मद बिन तुगलक को इतना प्रभावित किया कि उसने इसको क्या बना दिया, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं अन्य लेखकों के बारे में। किनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, अब जान लेते हैं अन्य लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अन्य लेखक कौन कौन है, तारानाथ है। तारानाथ कौन है, तारानाथ एक तिब्बती लेखक है जिसकी पुस्तक है कंग्यूर। कौन सी है दोस्तों, जिसकी पुस्तक है कंग्यूर। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि कंग्यूर किसकी पुस्तक है, जिसको तंग्यूर भी कहा जाता है, ये तारानाथ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों, तारानाथ की पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों मार्को पोलो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्को पोलो कौन है दोस्तों, मार्को पोलो एक इटली का यात्री है। कौन है दोस्तों, मार्को पोलो एक इटली का यात्री है। ठीक है दोस्तों, जो किसके उसमें आया, पांड्य इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों 11वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया मार्को पोलो। ठीक है दोस्तों, इससे हमको जानकारी भी किसकी मिलेगी, इससे हमको जानकारी भी पांड्य इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे कि मार्को पोलो कौन था, एक इटली का यात्री था जो 11वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था और इसने जो लिखा है उससे किसकी जानकारी मिलेगी, पांड्य इतिहास की जानकारी मिलेगी। बस आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे और अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब क्या जान लेते हैं दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया, हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़ लिया, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया दोस्तों, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़ लिया, उसके बाद हमने लेखक पढ़ लिए, विदेशी लेखकों के बारे में पढ़ लिया। किन के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, विदेशी लेखकों के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको सबसे पहले क्लास कराई थी, उसमें क्रम बताया था ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने के बाद हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नए चैप्टर पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक संबंधी स्रोत। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्रोत कहाँ मिलते हैं, देखिए दोस्तों पहले क्या थी, पहले पेज तो नहीं थे, क्या नहीं थे, लिखने के लिए कागज तो नहीं थे, ना कागज थी ना कलम थी। तो पहले लोग कैसे लिखते थे, पहले लोग लिखते थे पत्थरों पे। किस पे लिखते थे दोस्तों, पत्थरों पे लिखते थे, जिसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, स्तंभ। स्तंभ को कहाँ लिखते हैं, स्तंभ को लिखने लगे पिलरों में, यानी स्तंभ
पत्थरों पे, तो उनको क्या कहने लगे, उनको स्तंभ लेख कहने लगे। क्या कहने लगे, स्तंभ लेख कहने लगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या जानकारी मिलती है, उसके बाद हमको जानकारी सबसे अधिक मिलती है सिक्कों और अन्य से। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हमारे पास कारण है जिनसे हमको पुरातात्विक संबंधी स्रोतों को जानकारी प्राप्त करने में, प्राचीन इतिहास की जो हमको जानकारी प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं, हम सबसे पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभों के बारे में। किन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताता रहूंगा अभिलेख और स्तंभ, उनको ही आपको याद करना है, सभी को आपको याद नहीं करना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला अभिलेख जो है वो क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसको किसने लिखवाया, जिसने लिखवाया कलिंग राजा खारवेल ने। किसने लिखवाया, कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया। इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, इसमें हमको जानकारी मिलती है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जिसको किसने लिखवाया, कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया। ठीक है दोस्तों, आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कौन सा है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया। किसने लिखवाया दोस्तों, रुद्रदामन ने लिखवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रयाग प्रस्थित, प्रयाग प्रस्थित, प्रयाग स्तंभलेख किसने लिखवाया दोस्तों, प्रयाग स्तंभलेख लिखवाया समुद्रगुप्त ने। किसने लिखवाया दोस्तों, समुद्रगुप्त ने लिखवाया। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसने लिखवाया दोस्तों, एहोल अभिलेख लिखवाया पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखवाया दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया। इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे अभी थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लेते हैं। जब हम इनके बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, जब इनके लेखकों के बारे में, जैसे हम रुद्रदामन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तब मैं आपको इनके और डिटेल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं नेक्स्ट ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसने लिखवाया, प्रतिहार नरेश भोजन ने लिखवाया। किसने लिखवाया दोस्तों, प्रतिहार नरेश भोजन ने लिखवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ये वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है ये अलग है दोस्तों, ये वाला जो है ये अलग है। ठीक है दोस्तों, ये किसने लिखवाया, ये स्कंदगुप्त ने लिखवाया। और इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है, इससे हमको मिलती है भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है, भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ अर्थात इसको विदिशा स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको विदिशा स्तंभ भी कहा जाता है। विदिशा कहाँ पर है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, विदिशा कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, विदिशा स्तंभ या गरुड़ स्तंभ को किसने लिखवाया, हेलियोडोटस ने। किसने लिखवाया दोस्तों, हेलियोडोटस ने लिखवाया। इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से किसने लिखवाया दोस्तों, एरण अभिलेख लिखवाया भानुगुप्त ने। किसने लिखवाया दोस्तों, भानुगुप्त ने लिखवाया। इससे हमको जानकारी किसकी मिलती है दोस्तों, इससे हमको जानकारी मिलती है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होता है, एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एशिया माइनर बोगोइस अभिलेख। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको कौन कौन से याद रखने, एक याद रखना है एरण अभिलेख। कौन सा याद रखना है, एरण अभिलेख। गरुड़ स्तंभ याद रखना है, एक आपको एहोलो अभिलेख याद रखना है, एक आपको प्रयाग स्तंभ याद रखना है, एक जूनागढ़ अभिलेख याद रखना है और एक हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखेंगे, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हैं तो ये बहुत सारे अभिलेख, लेकिन मैंने आपको यहाँ कुछ ही लिख के दिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं हम सिक्कों और अन्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अभिलेख और स्तंभों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं सिक्के और अन्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, सिक्कों के बारे में देखिए दोस्तों, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, यानी ओल्डेस्ट कॉइन को क्या कहा जाता था, ओल्डेस्ट कॉइन को आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों, आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्राचीन सिक्कों को यानी ओल्डेस्ट कॉइन्स को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, आहत सिक्के कहा जाता। ठीक है दोस्तों, इनके और क्या नाम थे, पंचमार्क नाम था। क्या था दोस्तों, पंचमार्क नाम था और काष्पर्ण नाम था। ठीक है दोस्तों, पंचमार्क मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धातु के सिक्के पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किया जाता था। जैसे आज के अपने सिक्के होते हैं, ऐसे ही पहले जो सिक्के होते थे धातु के, उनको धप्पे लगा के उन पे विशेष, जैसे किसी राजा का चित्र लगा दिया या किसी का चित्र लगा दिया, उनसे क्या प्राप्त होता है, उनसे हमको प्राप्त पता चलता है कि किस राज्य के किस राजा के समय
चलते थे सिक्के, ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे आहत सिक्के। क्या कहते थे दोस्तों, आहत सिक्के कहते थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखवाए दोस्तों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाए यवन शासकों ने। किसने लिखवाए दोस्तों, यवन शासकों ने। किसने लिखवाए दोस्तों, यवन शासकों ने। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण हमको कैसे प्राप्त होता है, ये सिक्कों से प्राप्त होता है। जो सिक्के मिले उन पे किसकी मूर्ति है, उन पे समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मूर्ति है, जिससे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट नोट याद करेंगे इंपोर्टेंट, सबसे पहले भारत के संबंध किससे बने। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ दिए हुए हैं कि सबसे पहले भारत के जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, वो किस किस से बने। देखिए दोस्तों वर्मा से बने, वर्मा से बने, वर्मा आज का क्या है, वर्मा आज का म्यांमार है। क्या है दोस्तों, वर्मा आज का म्यांमार है, ठीक है दोस्तों। कंबोडिया से बने, ठीक है दोस्तों, जिसको कंबोज कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। जावा द्वीप से बने, जिसको क्या कहा जाता था दोस्तों, जिसको यवद्वीप कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता, जिसको यवद्वीप कहा जाता था। तो इन सबसे क्या बने, भारत के सबसे पहले व्यापारिक संबंध बने थे। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे, इनके नाम याद रखेंगे। उपनाम आपसे एग्जाम में पूछेगा, वर्मा किसका उपनाम था, तो आप याद बता देंगे म्यांमार का उपनाम था, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ लिया दोस्तों, हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया दोस्तों, हमने धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, उसके बाद हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया दोस्तों, उसके बाद हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, बताइए जरा। उसके बाद हमने पढ़े थे लेखक, क्या पढ़े थे, विदेशी यात्रियों के बारे में। किन के बारे में पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था विदेशी यात्रियों के बारे में, ठीक है दोस्तों। और अब क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा पुरातत्व साक्ष्य। किनको बारे में पढ़ा दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ा, ठीक है दोस्तों। जिनसे ये सब वो चारों टॉपिक थे जो हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत के हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सब से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 2 होगा। कौन सा होगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 होगा, जो कि हम नए अंदाज में और कल नई शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको क्लास पसंद आई होंगी। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मैंने जब आपसे पूछा विदिशा कहाँ पर है वो जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। इस क्लासेस की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 2 के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।